हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप गूगल पर टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया लिखकर सर्च करोगे तो रिजल्ट्स में आपको मैक्सिमम गुजरातीज और मरवाड़ी लोग ही दिखेंगे, जैसे मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, राधा कृष्णन तमानी और लक्ष्मी मित्तल जैसे रिच लोग गुजराती और मरवाड़ी ही हैं। इंडिया में इन अमीर मरवाड़ीज और गुजराती की पॉपुलेशन 1% से भी कम है, फिर भी इनके पास इंडिया के 10% से भी ज्यादा वेल्थ है। और साथ ही क्या आप ये जानते हैं कि अमेरिका में रहने वाला एक इंडियन गुजराती वहाँ के लोगों से ज्यादा पैसे कमाता है? तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि इनको ऐसा कौन सा सीक्रेट पता होता है कि जिसके दम पर ये लोग कम पढ़े लिखे होने के बावजूद इतने अमीर बन जाते हैं? तो इस वीडियो में मैं आपके सामने इन्हीं सीक्रेट्स को रिवील करने वाला हूं, जिसके बारे में मुझे मोहनीश पाबराई की फेमस किताब द धंधो इन्वेस्टर से जानने को मिला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए मैं आपको एक सच्ची स्टोरी सुनाता हूं। अगर अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो यूएसए में 1% पॉपुलेशन इंडियंस की है और इनमें से बस थोड़ी सी पॉपुलेशन है गुजराती पटेल्स की। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद ये अमेरिका की 50% आबादी से भी ज्यादा मोटल्स बिजनेस को ओन करते हैं। दोस्तों, हाईवे के साइड में रुकने के लिए 20 से 25 कमरों वाले गेस्ट हाउस को अमेरिका में मोटल्स कहा जाता है। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि कैसे पटेल्स लोग इतने अमीर हुए और उन्होंने मोटल्स बिजनेस को ही क्यों चुना। तो कई साल पहले गुजराती पटेल्स बिजनेस करने के लिए इंडिया से युगांडा गए, जहां उनका बिजनेस बहुत ही अच्छे से चला और उन्होंने खुद के लिए बहुत अधिक वेल्थ भी इकट्ठा कर लिया। लेकिन 1972 में युगांडा में एक डिक्टेटर पावर में आया और उसने गुजराती पटेल्स की अचीवमेंट्स को देखकर उनकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया, जिसके बाद पटेल्स को मजबूरन युगांडा देश से बाहर निकलना पड़ा। अब काम और रोजगार की तलाश में गुजराती पटेल्स को यूके, कनाडा और अमेरिका में शिफ्ट होना पड़ा। अब ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के कारण उन्हें वहां पर जॉब मिलने में काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी और उनका घर चलना भी मुश्किल हो रहा था। तभी अरब के देशों में कुछ कन्फ्लिक्ट की वजह से अमेरिका में ऑयल क्राइसिस हो गया, जिसकी वजह से वहां पर पेट्रोल के प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए और लोगों ने ट्रैवलिंग करना बंद कर दिया, जिससे कि मॉडल बिजनेस बुरी तरह से डूबने लगे। इस वजह से बहुत सारे ओनर्स अपने मॉडल्स को बेचने लगे, जिससे कि बाइंग प्राइस तेजी से बहुत डाउन हो गए। इसलिए अब बैंक्स इन मॉडल बिजनेस को खरीदने के लिए 90% तक का लोन दे रही थी और ये चीज पटेल लोगों के लिए किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं थी, क्योंकि युगांडा से निकलने के बाद ना तो उनके पास ज्यादा पैसे थे और ना ही रहने के लिए कोई घर था। इसलिए उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया और बैंक से 90% लोन लेकर और अपने बचे कुचे सेविंग से डाउन पेमेंट को देकर उन्होंने 20-25 वाले मॉडल्स को खरीद लिया, जहां एक कमरे में वो और उनकी फैमिली रहने लगी और उन्होंने वहां के सारे स्टाफ को निकाल दिया और खुद ही पूरी फैमिली के साथ मॉडल्स का बाकी का काम जैसे कि साफ सफाई करने लगे। उन्हें ये पता था कि ये प्रॉब्लम टेम्पोररी है। जैसे ही मार्केट की सिचुएशन बदलेगी, लोग दोबारा से ट्रैवलिंग करने लगेंगे और मॉडल बिजनेस फिर से चलने लगेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। कुछ समय के बाद मार्केट की हवा बदली और मॉडल्स से पटेल्स को काफी अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा और वो वापस से बहुत ही अमीर बन गए। तो इस स्टोरी को समझने के बाद आइए अब इनके अमीर बनने की स्ट्रेटजीज और रूल्स को अच्छे से समझ लेते हैं। रूल नंबर 1, बाई एग्जिस्टिंग बिजनेस एट लो कॉस्ट। इस बात से तो आप पूरी तरह से अवेयर हैं कि किसी भी तरह के नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें अपना ढेर सारा पैसा, टाइम और एफर्ट देना पड़ता है और कुछ इनोवेशन भी करना पड़ता है। अब इतना कुछ करने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती है कि अपना बिजनेस सही से चल भी पाएगा या नहीं। इसलिए आप पहले से ही किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को लो कॉस्ट पर खरीदें और उसे खुद के दम पर प्रॉफिटेबल बनाएं, ठीक वैसे ही जैसे पटेल्स लोगों ने किया था। यानी कि आपको हेड एंड टेल मेथड का यूज करना है, जहां हेड का मतलब ये है कि अगर जीते तो बहुत ही अधिक जीतेंगे और टेल का मतलब हुआ कि अगर आप हारेंगे तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। एग्जिस्टिंग बिजनेस को लो कॉस्ट में खरीदना ठीक वैसा ही है जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में किसी नई कंपनी में इन्वेस्ट करने की बजाय किसी एग्जिस्टिंग पुरानी फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट तब करते हो जब वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि अपनी रियल वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही हो। और साथ ही आप इस बात का भी ध्यान अवश्य ही रखें कि आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके मार्केट में अच्छी पोजीशन होनी चाहिए, उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए, उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट प्रतिदिन बढ़ते ही रहना चाहिए। रूल नंबर 2, फोकस ऑन बाइंग सिंपल बिजनेसेस विद एन अल्ट्रा स्लो रेट ऑफ चेंज। दोस्तों, इस रूल के अकॉर्डिंग हमें उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका रेट ऑफ चेंज बहुत ही स्लो हो,
क्योंकि दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि चेंज इज द एनिमी ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जिसका बिजनेस मॉडल आने वाले समय की चेंजमेंट के कारण डाउन हो सकता है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करके आप ज्यादा रिटर्न्स नहीं कमा पाओगे। इसलिए हमेशा ऐसे ही कंपनी में इन्वेस्ट करो जो कि आने वाले 20-30 सालों तक ही सरवाइव करें। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स, कोका कोला और रिलायंस जैसी कंपनियां 20 साल पहले भी थीं और इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आगे 20-30 सालों तक भी ये कंपनियां आराम से सरवाइव करेंगी और आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी देंगी। बट अगर हम बात करें फेसबुक, नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसी कंपनीज के बारे में, तो इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये फ्यूचर में कितने समय तक सरवाइव कर पाएंगी, क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी का रेट ऑफ चेंज बहुत ही फास्ट होता है और हो सकता है कि फ्यूचर में कोई और ऐसी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म आ जाए जो इनकी जगह ले ले। इसीलिए जो कंपनी के लंबे समय तक सरवाइव करने के चांसेस हैं, उन्हीं में अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करें। क्योंकि वॉरेन बफेट के अनुसार इन्वेस्टमेंट के 2 फेमस रूल हैं। पहला है अपना पैसा कभी खोना नहीं, दूसरा ये कि पहला रूल भूलना नहीं। रूल नंबर 3, बाई बिजनेसेस एट बिग डिस्काउंट्स टू देयर अंडरलाइंग इंट्रिंसिक वैल्यू। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। जिसका ये मतलब हुआ कि जब लोग लालच में आकर शेयर्स खरीद रहे हैं तो आप बेचो, और जब लोग डर के मारे अपने शेयर्स बेच रहे हैं तो आप खरीदो। जब भी दुनिया में कोई पैंडेमिक जैसी सिचुएशन, क्राइसिस या कोई नेगेटिव इंसिडेंट की न्यूज आती है तो स्टॉक मार्केट गिरता है, और इस समय बहुत सारी अच्छी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर प्राइस अपने रियल वैल्यू से नीचे, यानी कि काफी डिस्काउंटेड प्राइस में ट्रेड कर रही होती हैं। और वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिंग का यही सही मौका होता है। जैसे कि अगर किसी ने 2008 या कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे, यानी कि 2020 में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा तो वो अभी इस वक्त अच्छे खासे प्रॉफिट में होगा। इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए फॉर एग्जांपल मान लें कि किसी फ्लैट के रियल प्राइस 2 करोड़ रुपए है और वो आपको अभी डिस्काउंटेड प्राइस में 1.5 करोड़ रुपए में मिल रहा है, तो इसे खरीदने के समय ही आपका 50 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए ऑलवेज बाई एनी सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल बिजनेस बिलो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। रूल नंबर 4, फोकस ऑन आर्बिट्रेज। मान लीजिए कि आप कोलकाता में रहते हैं और वहां आपने एक टॉय कार खरीदी जिसकी कीमत है 5,000 रुपए, और यही सेम टॉय कार की कीमत रांची में 7,000 रुपए है। तो आप रांची जाते हो और इस टॉय कार को बेच देते हो, जिससे कि आपको 2,000 का क्लियर कट प्रॉफिट हो जाता है। तो इसी को आर्बिट्रेज कहते हैं, और यहाँ पे मैंने जगह का एग्जाम्पल दिया है, तो ये आर्बिट्रेज ऑफ प्लेस कहलाएगा। और इसे आप टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने आज कोई जमीन 50 लाख रुपए में खरीदी और उसे आपने अगले ही साल 75 लाख रुपए में बेच दिया, तो इसे आर्बिट्रेज ऑफ टाइम कहेंगे। तो इसका यूज आपने इन्वेस्टिंग जर्नी में करना है। रूल नंबर 5, बाई अ बिजनेस विद ए ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपको ऐसी कंपनी से हमेशा बचना चाहिए जिसके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ना हो और कोई भी आसानी से उनके बिजनेस को टक्कर दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर रमेश नाम का एक आदमी बहुत ही बड़ी किराने की दुकान खोलता है तो उसके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा इंसान भी उसी की दुकान की लोकेशन के सामने अपनी भी बड़ी किराने की दुकान खोल सकता है, जिससे कि रमेश के बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट कम हो सकते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके पास कोई दूसरी कंपनी के मुकाबले कोई ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जिसको बीट करना काफी मुश्किल होता है। बिजनेस और इन्वेस्टिंग की लैंग्वेज में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को मोट भी कहा जाता है। आइए इस चीज को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। हमारे इंडिया में IRCTC इंडियन रेलवेज नेटवर्क का एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके कंपटीशन में किसी दूसरे बिजनेस का आना अभी के सिचुएशन के हिसाब से इम्पॉसिबल है, क्योंकि IRCTC के बिजनेस को गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इस कंपनी के आने से पहले लोगों को टिकट्स लेने के लिए फिजिकली टिकट काउंटर के पास जाना पड़ता था, पर जैसे ही IRCTC एग्जिस्टेंस में आया तो लोग अपने घर पर ही टिकट्स बुक करने लगे, और ऐसा कर पाना किसी और के लिए काफी मुश्किल है। इसलिए IRCTC के पास ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि कोई दूसरा उसके कंपटीशन में नहीं आ सकता है। दूसरा एग्जाम्पल दूं तो आप कुछ भी सर्च करने के लिए सबसे पहले गूगल की वेबसाइट पर जाते हो या YouTube पर जाते हो, जो कि खुद भी गूगल की कंपनी है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मान लें कि गूगल ने अपना एंड्रॉयड फोन लॉन्च किया है, तो इस बात के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं कि बहुत ही बड़ी मात्रा में लोग इस एंड्रॉयड फोन को खरीदेंगे, क्योंकि गूगल एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है, जो कि इसका सबसे बड़ा मोट है।
कोका कोला के पास सबसे बड़ी मोट ये है कि दुनिया में कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक बेचने वाली कंपनी कोका कोला जैसा ड्रिंक नहीं बना सकती है, क्योंकि कोका कोला ने आज तक अपना ये सीक्रेट किसी को नहीं बताया है कि वो इस ड्रिंक को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करती है। पीडीलाइट कंपनी का भी ये मोट है कि कोई उनकी जैसी ग्लू नहीं बना सकता है, तो आपको भी ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसके पास कोई मोट हो। तो दोस्तों, ये 5 रूल मैंने आपको मोनीश पाबराई की किताब द धंधो इन्वेस्टर से एक्सप्लेन किया है, जो कि हर एक को पढ़नी चाहिए जो कि इन्वेस्टिंग की फील्ड में एंटर करना चाहते हैं। इस किताब में आपको ऐसे और भी कई रूल्स मिलेंगे जो आपको गुजरातीज और मरवाड़ीज की तरह ही अमीर बनने में आपको गाइड करेंगे। तो इस किताब का बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें, और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। हम मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।